राजस्थान का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी है, कोई भी मतलब कोई भी मान लो, इसमें प्रजामंडल टॉपिक जरूर होता है और प्रजामंडल से प्रश्न जरूर दिखते हैं। अब प्रजामंडल से प्रश्न कैसे बनते हैं, इसकी प्रकृति को समझना। पहले प्रजामंडल से प्रश्न बनते हैं, दो तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले पहले और सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं वो ये होते हैं कि फलाना प्रजामंडल है, उसकी स्थापना किसने की, फलाना प्रजामंडल है, उसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं वो ये होते हैं। और ये भी लड़के गलत करके आते हैं, क्योंकि उन्हें वो वहां पे जाके कंफ्यूजन हो जाता है, और एकदम जब चार ऑप्शन सामने आते हैं ना, तब जो है पूरी दिमाग की बत्तियां गुल हो जाती है। दूसरी तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो थोड़े सी मतलब उसके अलग लेवल के होते हैं, कि जैसे फलाने प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, बाहर, जैसे बाहर भी होती है उनकी, तो वो कहाँ हुई, इस तरह के। तीसरी तरह के बनते हैं उनके अंदर की घटनाओं पर आधारित, कि उनके अंदर कौन से समझौते हुए, क्या क्या हुआ, इस तरीके के। सबसे पहला जो बताया मैंने वो सबसे ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं, 60% चांस रहता है। वो सीधा सीधा जो है अध्यक्ष पूछा जाता है और उसकी स्थापना कब की गई ये पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपना जो ट्रेडमार्क, अपनी पद्धति है, उसी पर मैं आपको याद भी करवाऊंगा और कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा। अपना उद्देश्य हमेशा से रहा है कि विद्यार्थियों के मतलब हर चीज का कंसेप्ट क्लियर हो और उसके बाद में उनको ट्रिक भी दे दी जाए, ताकि जिन विद्यार्थियों को पसंद आए वो ट्रिक से याद कर ले। आज कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, सर हमें ट्रिक याद नहीं होती, या ट्रिक याद करनी जरूरी है क्या? जरूरी कोई नहीं है, जरूरी ये क्लास देखनी भी नहीं है, जरूरी पढ़ना भी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं होता। अपनी जरूरतों के हिसाब से हम उसे चुनते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या जरूरी है, क्या नहीं है। ठीक है ना, जरूरी कुछ भी नहीं। जिसको डायरेक्ट याद हो जाता है उसके लिए जरूरी नहीं। जिसको लगता है कि ट्रिक मतलब सही से समझ में नहीं, याद नहीं रह पाएगी, इससे अच्छा मैं सीधा याद कर सकता हूं, तो यहाँ मैं सीधा भी बताता हूं भाई। ट्रिक का मतलब ये नहीं सिर्फ आप ट्रिक ही याद करो, सीधे भी उसके उत्तर निकलते हैं, सीधे याद कर लो, बेस्ट है। नहीं होता है और कंफ्यूजन रहता है, तो दोनों ऑप्शन है अपने पास में, दोनों खुले हैं, ताकि विद्यार्थी को मतलब समस्या नहीं हो। कुल मिला के उसके समस्या का समाधान और जो अपना काम है वो ये है, सिर्फ पढ़ाना नहीं, सिर्फ समझाना नहीं, उनको याद करवाना, वो चीज जो है अपन करवा के रहेंगे। ठीक है ना। तो आज देखो प्रजामंडल को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना प्रजामंडलों के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जब भारतीय स्तर पर यानी कि केंद्रीय स्तर पर, ये मान लो अखिल भारतीय स्तर पर, जब गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन अपने परवान पर था, सारी जो है घटनाएं चल रही थी, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं राजस्थान पे भी पड़ रहा था। ठीक है ना। तो राजस्थान में भी जो है घटनाएं होती थी कभी कभी, जो अपन इतिहास में पढ़ी है अपन ने। किसान आंदोलन हो चाहे जनजातीय आंदोलन हो, सभी उससे प्रभावित रहे हैं। तो ये मतलब वहां से जो है एक सपोर्ट बाद में मिला इनको, और इनका उद्देश्य ये था कि यहाँ पे भी जो रियासतें हैं वो भविष्य में बनने वाले जो भारतीय अखिल भारतीय संघ हो उसका हिस्सा बने, और यहाँ की जनता को भी इनके अधिकार मिले। तो प्रजा के लिए जो अधिकार प्रजा के हैं वो प्रजा को मिलने चाहिए। इनके अधिकारों की मांग के लिए ये प्रजामंडलों का गठन किया गया, सभी रियासतों में लगभग हुआ था। तो इसी उद्देश्य के लिए ये बनाए गए। अब इनको पढ़ते हैं अपन के आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। देखो सबसे पहले अपना टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है ना। प्रजामंडल का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो प्रजा का संगठन, प्रजा का एक मंडल है, प्रजा का मंडल है जो प्रजा के लिए काम करेगा, प्रजा के अधिकारों के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए काम करेगा। ठीक है। तो प्रजा का संगठन है। इसके उद्देश्य क्या क्या थे? इसके उद्देश्य थे स्वशासन की मांग करना, कि हमारा शासन होना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि देखो अंग्रेजों का शासन उस समय भी था, तो जहां पे जो जनता है उनके द्वारा चुनी गई सरकार का शासन होना चाहिए। कुल मिला के उद्देश्य ये था। उसी को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। ठीक है। यानी कि उत्तरदायी सरकारों की स्थापना होनी चाहिए। तो ये प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था। फिर इसके अलावा कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भी भागीदारी बढ़े, कि ज्यादातर अपन देखते हैं कि महिलाएं जो है, उस समय तो ये ज्यादा था, अब तो क्या है कि आत्मनिर्भर हुई है महिलाएं भी, लेकिन उस समय ये अपने चौका चूल्हा वगैरह इसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहती थी। तो भाई आंदोलन के अंदर महिलाओं की भागीदारी भी बने, लेकिन वो किस संस्था के जरिए या किस संगठन के जरिए हिस्सा ले, उसके लिए इन प्रजामंडलों का भी इनका भी ये उद्देश्य था। फिर शासकों द्वारा जो सहायक संधियां कर रखी थी अंग्रेजों के साथ में, फिर उनकी जो है एक से बटालियन वहां रहती थी, और वो मतलब एक तरह से ये उनके अधिकार उनके हाथ में कुछ भी नहीं थे। तो ये सहायक संधियों को तोड़ने का दबाव इसके द्वारा बनाया गया। फिर देखो रियासतों का भारतीय संघ में कौन सा अखिल भारतीय संघ जो भविष्य में बनने वाला था, उसमें मिलने की
पृष्ठभूमि को तैयार करना, ये भी एक तरह का उद्देश्य था प्रजामंडल का, ठीक है ना। फिर देखो क्रांतिकारी जो घटनाएं होती थी, तो क्रांतिकारियों को बिल्कुल सही दिशा प्रदान करना भी इसके अंतर्गत एक उद्देश्य के अंदर आता था। इसके अलावा जनता के अधिकार जितने थे उनका संरक्षण करना, क्योंकि देखो प्रजा का मंडल, तो जनता के अधिकारों की सुरक्षा करना, उनको जागरूक करना कि भैया ये है, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए एक मंच तैयार करना, ये था प्रजामंडल। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट अब आपके क्लियर हो चुका है कि प्रजामंडलों के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये प्रजामंडल का गठन की आवश्यकता है। अब आने वाले, अब इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे कि प्रजामंडल के गठन की आवश्यकता पड़ी, अब फिर किसके नेतृत्व में प्रजामंडल बने और ये वगैरह, ये सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अब देखो इनके लिए बहुत सारे प्रयास हुए। वैसे प्रजामंडल टॉपिक एक ऐसा हुआ है जिसकी कोई मतलब गहराई नहीं नाप सकता, इतना मतलब जितना गहरा उतर जाए वो पीएचडी कर लो भले, कोई अंत नहीं है। लेकिन अपन को इसमें से सिलेक्टिव चीजें पढ़नी होती है कि एग्जाम की दृष्टि से अपने क्या जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि परीक्षार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए विद्वान बनना जरूरी नहीं है, उसे सिलेक्शन कैसे लेना है उस चीज को ध्यान में रखकर पढ़ना है, ठीक है ना। विद्वान बनने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है और अभी से विद्वान बनने की कोशिश करोगे तो सिलेक्शन शायद पक्का नहीं कह रहा हूं, शायद दूर होता चला जाएगा। क्योंकि विद्वान बनने के लिए जो है बहुत मतलब फिर आप उस हिसाब से उस लेवल पे पढ़ोगे और उसके लिए समय, रणनीति, सब कुछ अपना माइंड सेट वगैरह सब ऐसा होना चाहिए। तो एक बार सिलेबस को पकड़े और अपनी पकड़ उन चीज पे बनाए जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। और उस तरीके से पढ़ें कि हमें सिलेक्शन लेना है, सबसे पहले सिलेक्शन लेना है, उसके बाद की बात है कि अब हमारे जो है ज्ञान में अथाह वृद्धि कैसे की जाए, कैसे इसको परिष्कृत किया जाए, वो सब बात की बातें हैं, ठीक है ना। अब देखो इनके लिए बहुत सारी वैसे संस्थाएं वगैरह बनी है, तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसा कुआं है जिसके अंदर मतलब कोई गहराई नहीं नाप सकता, बहुत सारी है। लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण है, वो ध्यान रखना, 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ जो बंबई में हुआ, ठीक है ना। इनका उद्देश्य भी यही था कि रियासतों के अंदर उत्तरदायी सरकारों का गठन करना। जब प्रजामंडल आंदोलन यहाँ पे चलने लगे तो इनको जो है भारतीय स्तर पर, यानी कि कह सकते हो कि केंद्रीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस जो ऐसी संस्था थी जो काम कर रही थी, तो कांग्रेस जो ऐसी पार्टी थी, पार्टी कह सकते हो आप, पार्टी बाद में मतलब वो एक तरह का मतलब आप उसे एओ ह्यूम ने सेफ्टी वॉल की संज्ञा दी है। कभी इसके ऊपर चर्चा करूंगा सेफ्टी वॉल क्यों है। चलो थोड़ा सा बताता हूँ। मान लो आज जैसे कोई आंदोलन होता है, मान लो बेरोजगार आंदोलन करते हैं किसी भर्ती के लिए, अपनी मांगों के लिए। एक आंदोलन मान लीजिए पाली में चल रहा है, एक भरतपुर में चल रहा है, एक सिरोही में चल रहा है, एक कोटा में चल रहा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है। कभी इस आंदोलन को दबाते वो उग्र होता है, कभी उसको दबाते वो उग्र होता है, कभी इसको दबाते वो उग्र होता है। पता नहीं चलता है कि किस समय कौन सा उग्र होगा, कौन सी घटना कहां पे घटित हो जाएगी, ठीक है। तो अंग्रेजों ने ऐसा मतलब ट्रिक लगी कि कोई ऐसा मतलब एक संगठन बना देना चाहिए जो मतलब उस पे ही हमें नजर रखनी है कि यहां से होगा आंदोलन होगा। तो और सेफ्टी वॉल इसलिए कहते हैं कि इस वॉल को हम कभी भी बंद कर सकते हैं, जहां कहीं दूसरी जगह हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वहीं से वो होगा, उसको सेफ्टी वॉल की संज्ञा दे दी कि यहां से जो है अभी कभी भी फूटेगा ना तो यहीं से फूटेगा, और इसका ध्यान रखना है। इसी तरीके से जो है कांग्रेस का गठन इसी उद्देश्य को मानते, एओ ह्यूम फिर अंग्रेज क्यों करेंगे, तो ये कारण था। इस चीज को समझना, कभी ध्यान देना कभी इस चीज पे भी कि ये क्यों था और इसका कारण ये था, ठीक है। अब देखो कांग्रेस द्वारा ही, कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था जिसकी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी 1938 के अंदर, तो कांग्रेस ने इस मंच से पहली बार प्रजामंडलों को समर्थन दिया था कि हम आपके साथ हैं, आप प्रयास करिए, और हमारी जो है कांग्रेस पार्टी वो पूरी तरीके से आपके साथ है। ये कांग्रेस जो संगठन है एक तरह का, वो पूरी तरीके से आपके साथ है, आप प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है, हरिपुरा अधिवेशन कब पहली बार प्रजामंडलों को जो है वहां से समर्थन मिला, तो हरिपुरा अधिवेशन से मिला। अब देखो सबसे पहला प्रजामंडल जो गठित किया गया, जो प्रजामंडल बना है, वो राजस्थान में जयपुर प्रजामंडल है जो 1931 में बना है और कपूर चंद पाटनी द्वारा। हालांकि इसका पुनर्गठन बाद में चिरंजीव लाल मिश्र द्वारा पुनर्गठन किया गया 1937 के अंदर। 1938 में इसका पहला अधिवेशन हुआ। बहुत कुछ है पढ़ने को आपके पास और मैं सारी चीजें बताऊंगा। यदि जितना बता रहा हूं उतना भी याद कर लोगे ना तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे। आप क्लासेस का स्तर देख लेना, वहां पे देख लेना कि क्या कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, आपको याद हुई है नहीं हुई। यानी यदि इन सब बातों से संतुष्ट है तो फिर मतलब दूसरी बात आपको सोचनी नहीं है और एक दिशा पकड़ के कंटिन्यू चलना है। ज्यादा इधर उधर नहीं देखना है। सिलेक्शन लेना है तो घोड़े के बंदोली में जब ऐसे लगे होते हैं ना वो दोनों तरफ, उसको इधर उधर देखना ही नहीं, सीधा चलना है। तो आपको भी ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है।
राजस्थान के 3 ऐसे प्रजामंडल थे, सीधा प्रश्न बनता है, राजस्थान के 3 ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, ठीक है ना। तो बाहर हुई, उनमें सबसे पहले तो अब आपको याद रखना है कौन कौन से थे, फिर याद रखना है कि इनकी स्थापना कहां हुई। सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं और हकीकत बता रहा हूं कि प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो 3 प्रजामंडल की स्थापना हुई, उसमें देखो आपकी ट्रिक मैंने आपको यहां पे दे दी है, बी भर सी, ठीक है। बी और सी, एबीसीडी याद कर, बी और सी याद रह जाएगा, बी भर सी, और सी मतलब ये वाला ध्यान रखना फिर, ठीक है ना। अब देखो बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है बीकानेर। बीकानेर की जो स्थापना बाहर की गई राजस्थान से, वो हुई थी आपके कलकत्ता में, ठीक है। ये है भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर की जो की गई वो रेवाड़ी हरियाणा के अंदर, ठीक है। और ये है सिरोही, सिरोही, सिरोही की जो हुई थी वो आपके हुई थी बंबई के, दो उस समय बंबई कहते थे, ठीक है ना, बंबई, बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर, ये ध्यान रखना। तो बीकानेर, भरतपुर, सिरोही, बीकानेर की हुई कलकत्ता में, बीका ऐसे याद रखना, भरे भरतपुर और रेवाड़ी, और इसको ऐसे याद रख लेना सिरोही मुंबई में। मतलब ये सवाल आ जाए ना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके गलत नहीं होना चाहिए, और उसके बाद में चाहे ऑप्शन एग्जामिनर कितना ही घुमा के दे दो, आपके मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा फिक्स, ठीक है ना, ये पक्का जोड़ है बिल्कुल। और ये मतलब आखिर में जीके कितना है, इतना सारा याद रखने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ना, इतना आगे का याद करोगे पीछे भूल जाओगे, पीछे का याद करोगे आगे भूल जाओगे। तो ये मतलब ये तरीका जो है, ये मेरा जो ट्रेडमार्क तरीका आप कह सकते हो, वो ट्रिक वाला है। तो ट्रिक बताता भी इसलिए हूं क्योंकि विद्यार्थी जिसको जहां पे जरूरत पड़े वो वाली ट्रिक याद कर लेनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको मुझे जितनी याद है वो सारी याद हो, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां पे याद कर लें। तो मतलब आपके कंफ्यूजन के आधार पर जो कंफ्यूजन वाले जो सवाल गलत होते हैं ना एग्जाम के अंदर, वो हकीकत में नहीं होंगे। और इसका परिणाम रीट के विद्यार्थी जो पढ़े थे उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से दिया है, और वे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और अभी वर्तमान, अभी थोड़े दिन पहले मैं खेजड़ली गया था जोधपुर, वहां पे एक विद्यार्थी जो पढ़ते थे मेरे स्टाफ के, वहां पे गांव के ही है, तो वहां पे वो मिले और उन्होंने जब मुझे 2-3 ट्रिक बोलकर बताई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने अपने मन की व्यथा हकीकत बयां की कि सर ये चीजें मतलब मैं पढ़ पढ़ के थक गया था, और मुझे कभी भी राजस्थान की बॉर्डर लाइन वाले, एमपी के छूने वाले 10 जिले और राजस्थान के छूने वाले 10 जिले कभी जिंदगी में याद नहीं हुए, और मैं कभी उसको ध्यान से देखता ही नहीं था, याद ही नहीं करता था, उस टॉपिक से डरता था। लेकिन जब से क्लास देखी तो हकीकत मुझे ये मतलब ट्रिक याद हो गई, और इसके बाद में मतलब कैसे घुमा के सवाल देने में इससे डरने वाला नहीं हूं, और मुझे पता है कि इसमें सवाल गलत होने वाले नहीं है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मतलब विद्यार्थी जब फायदा सीधा पहुंचता है ना तो वो मतलब मजा आ जाता है। और खासकर कि हर विद्यार्थी तक पहुंचे, ये चीज ध्यान में रखकर निःशुल्क क्लासेस शुरू की है, और आगे भी रहेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्लासेस जो है अपनी निःशुल्क यूट्यूब पे रहेगी, और क्लासेस का स्तर जो है बढ़िया से बढ़िया ही रहेगा, कभी कोई इसमें कमी नहीं की जाएगी, और मतलब स्तर को सुधारने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इससे पीछे या इससे नीचे जाने वाले नहीं है। विश्वास किया है तो देखो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं आपके लिए। और फिर भी किसी को लगे कि हाँ नहीं गुरुजी तो आप सही तरीकों कौन है या यूं, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप कहीं से भी किसी से भी पढ़ सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अपना जो आपका जो विश्वास करते हैं उनका, जो विश्वास नहीं करते उनका, सभी का अंतिम लक्ष्य क्या है, सिलेक्शन लेना। चाहे कोई किताब ले लो, चाहे कोई कोचिंग उठा लो, चाहे कोई भी मतलब किसी से भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। देखो खुद के मरे बिना स्वर्ग कभी हासिल नहीं होता है ना, उसके लिए खुद को मरना जरूरी है। तो मेहनत तो करनी है, दम लगा के करनी है, बस स्मार्ट तरीके से करनी है, गधा मजूरी नहीं करनी। गधा मजूरी करने से सिलेक्शन नहीं मिलता, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट करो, अगली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आज का पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मजा आएगा आपको पढ़ने में। साथियों आ गया है अपना ब्रह्मास्त्र, बाहर आ गया है, और ये ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि ये अचूक है। इसकी खासियत ये है, अब 1938 को साथियों प्रजामंडलों का वर्ष कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक प्रजामंडलों का गठन 1938 के अंदर हुआ, और 1938 में गठन होने वाले प्रजामंडल और उनका गठन किसने किया, अध्यक्ष, वो दोनों चीजें अपन पढ़ते हैं। एक ट्रिक दे रहा हूं आपको, उसके अलावा फिर कुछ भी
आपके इसमें गलत नहीं होगा। हालांकि ये जो है वन लाइनर में सारी चीजें शामिल की है, इसके अलावा भी उसमें तो चलो बहुत कुछ है, लेकिन ये ट्रिक ऐसी है जो कभी चूकेगी नहीं। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, ये सबसे पहले तो ध्यान रखना 1938 में स्थापित होने वाला है, ठीक है। अब UKABSD ये याद रखना है, ठीक है, याद हो जाएगा UKABSD, UKABSD, बस इतना याद करना है, 6 अल्फाबेट है, ये याद कर लिए। उसके बाद में याद करना है बल त्रि हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा। ओझा पहले देखता ना पा, ओझा जी किन कहता जो झाड़ फूंक वगैरह देता तो बिन पाड़े प्रसाद चढ़ाना पड़े, ठीक है, जड़े बेहद सही तरीके में इलाज करे, प्रसाद चढ़ाना पड़े। बल किसमें है, त्रिशूल में, ये समझ लो महादेव जी में बल है तो त्रिशूल में है, हरि का मतलब भी भगवान है, गोपी देखो लगभग सभी जो है भगवान से संबंधित लग रहे हैं, तो यानी कि याद हो जाएगी। बल त्रि हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा, बल त्रि हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा, ठीक है, इस तरीके से याद करना। अब देखो ये ऊ का मतलब क्या है, ऊ का मतलब है उदयपुर, क्या मतलब है, उदयपुर। के का मतलब क्या है, के का मतलब है करौली, करौली। ए का मतलब है अलवर, अलवर। बी का मतलब है भरतपुर, भरतपुर। एस का मतलब है शाहपुरा, शाहपुरा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले मतलब नाम तो याद होने ही चाहिए कि ये प्रजामंडल है, इनका गठन हुआ है, ऐसा नहीं ऐसे आप शुरू ही कर दो, ये ऐसे नहीं, वो थोड़ा तो देखो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर जो कंफ्यूजन है वो आपका इससे मिट जाएगा, ठीक है। डी का मतलब है धौलपुर, धौलपुर, ठीक है, ये आ गया UKABSD, ठीक है। अब देखो ये जो बल है, अब ये यानी कि बल वाली ट्रिक कहाँ आ रही है, ये उदयपुर, और बल का मतलब है यहां लिख देता हूं बलवंत सिंह मेहता। कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, हकीकत बता दूं इस तरीके से, क्यों, क्योंकि इन सब चीजों में जान लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत, और फिर इतनी मेहनत करने के बाद में कोई फ्री नहीं देता, कुल मिला के बात ये है। फिर उसके बाद में तो फिर क्लासेस तो आप समझते ही हो, बाकी क्या बताएं। करौली, ठीक है, फिर ये देखो त्रिलोक चंद माथुर, ठीक है, करौली, त्रिलोकचंद माथुर। फिर देखो ये आ गया आपके अलवर, देख लेना सभी एरो में बराबर बराबर कर रहा हूं, जहां जहां एरो जा रहा है। अलवर, अलवर का आपके है हरि नारायण शर्मा, हरि का मतलब है हरि नारायण शर्मा। फिर ये भरतपुर, ठीक है, और भरतपुर का है गोपीलाल यादव, ये गोपी है, गोपीलाल यादव, जैसे क्रम से ही आपको चलना है, ठीक है। फिर ये है शाहपुरा, ठीक है, और शाहपुरा का आपको लेना है, ये पूरा का पूरा आएगा इसके अंदर, ये रमेश ओझा, ठीक है, इसका आपको लेना है रमेश चंद्र ओझा, ठीक है। अब धौलपुर बचा, तो धौलपुर का प्रसाद से यहां पे लेना है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। देखो आयो न मजा। अब देखो, अब कहीं कोई समस्या नहीं, UKABSD उदयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, धौलपुर, और बल त्रि हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा, ठीक है। बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोकचंद माथुर, हरि नारायण शर्मा, गोपीलाल यादव, रमेश चंद्र ओझा और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और ये हमेशा के लिए स्थायी हो गए। मान लो 10 मिनट इसको याद करने में दे देते हो और 2-3 बार इसकी पुनरावृत्ति कर देते हो हर 2-3 दिन में, और एक बार ये आपके फिक्स हो गई, उसके बाद में समस्या कहाँ आएगी बताओ। इसका तो मतलब हमेशा के लिए टंटाई खत्म, बार बार देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इससे रिलेटेड जो दूसरी चीज है वही तो याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो इसकी तो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और बस इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है बताओ मेरे लिए, मुझे बता दो, यदि इससे बढ़िया कोई याद करने का तरीका आपके पास है तो। मतलब ये एक तरह की सुविधा है। अब जो विद्यार्थी ये कहे, यदि हालांकि कहते नहीं है, फिर भी मतलब किसी के मन में विचार आए कि सर ये ट्रिक याद नहीं होती या कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा याद कर दो। उदयपुर का किसने किया, बलवंत सिंह ने। परंपरागत तरीका तो यही है, उदयपुर का बलवंत सिंह मेहता, सीधा लिख लेना ऐसे। करौली का त्रिलोकचंद माथुर, अलवर का हरिनारायण शर्मा, सीधा सीधा याद करो याद। या फिर ये तरीका है, दोनों तरीके हैं। निर्णय आपको लेना है, याद आपको करना है। मुझे तो याद करना नहीं, मुझे सिलेक्शन लेना नहीं, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको याद करना है, अब करना नहीं करना वो आपके ऊपर स्वतंत्र निर्णय है, ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रहा हूं, वो ले लीजिए और बढ़िया तरीके से इसको लिख लीजिए।
अब इसमें ट्रिक का खजाना साथियों आपके पास आ गया है और समझ लो कि ये इतना आपको याद है तो आपकी 70% जो है प्रजामंडल के टॉपिक पर पकड़ हो गई है, क्योंकि यहां तक मतलब मुझे लगता है 70 से 75% चांसेस रहते हैं यहां से ही प्रश्न बनने के। आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, ऐसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वहां कंफ्यूजन कितना होता है वो भी देख लेना। उसको दूर करने का सिर्फ एकमात्र इलाज यही है और वो बता रहा हूं। अब देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं 1939, ठीक है। 1939 में किस किस का गठन हुआ उसकी ट्रिक है KSK, ठीक है। 1939 की क्या है, KSK। के का पहले के का मतलब है कोटा, पहले के का मतलब है कोटा, एस का मतलब है सिरोई, यहां पे सिरोई को लेना है अब अपन को, ठीक है। और इस के का मतलब है किशनगढ़, इस के का क्या मतलब है, किशनगढ़, KSK, ठीक है। अब KSK तो है, इसके साथ में ये ध्यान रखनी है न्यू जियो क्रांति। जियो की देखो क्रांति आई, जब जियो आई तो एक तरह से टेलीकॉम सर्विस में क्रांति आ गई, एक तरह से न्यू जियो क्रांति। अब जियो में अपने स्पेलिंग ये लिखी है तो इस स्पेलिंग का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं गो, ठीक है। तो न्यू से सबसे पहले ले लेना, न्यून राम भी कहते हैं, न्यून राम शर्मा भी मिलता है और नैनू राम शर्मा भी मिलता है। तो यहाँ पे अपन नैनू राम, आप चाहे न्यून राम भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों नाम किताबों में मिलते हैं, एक ही व्यक्ति है, न्यून राम शर्मा। इसका संबंध किससे हो गया, कोटा से, ठीक है। ये गो से आ जाएगा आपके गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। गांधी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मेवाड़ का गांधी, ब्लैक गांधी, नवीन गांधी वगैरह बहुत सारे बनते हैं, बताऊंगा कभी शांति से आपको, ठीक है। और इस क्रांति का मतलब है कांतिलाल चौथाणी, कांतिलाल चौथाणी। अब यूं है कि एक एक व्यक्ति नहीं है जुड़े हुए, हर प्रजामंडल से बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो इसमें कभी ये देंगे कभी कोई दूसरा आ जाएगा ना, कंफ्यूज मत होना, जो मुख्य मुख्य भूमिका है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो ये आ गया देखो आपके, अब ये गोकुल भाई भट्ट जो है सिरोही का आ गया, ये सिरोही से संबंध सीधा ये, और किशनगढ़ वाला सीधा ये देखो। अब कहीं समस्या है, KSK और न्यू गो क्रांति, न्यू गो क्रांति, जियो क्रांति, ठीक है। तो गो से गोकुल भाई भट्ट, कांतिलाल चौथाणी और कोटा। तो 1939 वाले की समस्या समाप्त। अब ये ट्रिक और है एक, ये दूसरी ट्रिक है। ये क्या ट्रिक है कि बीमा बूंदी का, किसका बीमा कराना, बीमा बूंदी का कराना है, ठीक है। अब बीमा बूंदी का से क्या मतलब है, बीमा बूंदी का से मतलब है, बी का मतलब है बीकानेर, ठीक है। और मां का मतलब है, मां का मतलब है मगाराम वैद्य, मगाराम वैद्य, जिसने इसकी स्थापना की, मगाराम वैद्य। इनकी जो इसकी जो स्थापना की गई साथियों वो 36 में की गई थी, 1936। और बूंदी का यानी कि बूंदी, इसका तो सीधा सीधा बूंदी तो आ ही जाएगा, और इस का मतलब है फिर से यहाँ पे कांतिलाल चौथाणी, कांतिलाल चौथाणी। और ये की गई थी साथियों, ये भी 1931 के अंदर, ये 1936, ये 31, ये 39। और फिर आ जाएंगे आपके अन्य प्रजामंडल, देख लो एक बार ध्यान से, स्क्रीनशॉट का समय दूंगा, तकड़ मत करना, उतावड़ कौन करनी, ठीक है, तकड़ कौन करनी। तो ये चीज है, इस तरीके समझाया है, वापस अभी समझा दूंगा एक बार किस तरीके से नोट करना है, ठीक है। अब लेते हैं अपन अन्य प्रजामंडल। अन्य प्रजामंडल में ऐसे है कि मान लो किसी के मोबाइल नंबर याद कर रहे हो, वैसे ही याद कर लेना, 42 43 44 45 45 46, ठीक है। 42 43 44 45 45 46 ये याद करना है, यानी कि अलग अलग सन में, और क्रम का ध्यान रखना, 42 43 44 45 45 46, दो बार 45 आएगा, 45 45 46, ठीक है। इसमें जो याद रखना है, कुबड़ा जापो झाड़ो गलावा, क्या है ट्रिक, क्या है, या तो ये या फिर ये याद करना है कुबाड़ू जय प्रजा, दोनों एक ही, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा, ठीक है। या तो कुबड़ा जापो झाड़ो गलावा या फिर जो है कुबाड़ू जय प्रजा, जो भी आपको उचित लगे याद हो जाए वो कर लेना। अब देखो इस कु का मतलब क्या है, कुशलगढ़, ठीक है। और ये ब का मतलब बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, ठीक है। इस जा का मतलब है जैसलमेर, यहां से आ जाएगा आपके जैसलमेर आ गया, और झाड़ों से आपको कुछ भी नहीं लेना है, जैसलमेर आ गया। इसके बाद में आ जाएगा आपके ये प से आएगा यहाँ से, ठीक है ना, जापो, प से लेना है प्रतापगढ़, और फिर बाद में आ जाएगा यहाँ झाड़ों से अब लेना है झालावाड़, या तो ऐसे या फिर सीधी कुबाड़ू जय प्रजा, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो फिर आ जाएगा कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, झालावाड़। मेरे हिसाब से ये आपको ज्यादा बेटर रहेगी ट्रिक, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें बिल्कुल सीधे सीधे निकलेंगे, तो कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ ये याद करनी है।
उसके बाद में ये ट्रिक आपको याद करनी है कि भले भोपे के पास, देखो झाड़ो गलावा गए, झाड़ा दलाने, भले भोपे के पास, कैसे कैसे के पास जाना, भले भोपे के पास भोग लगा के मीठी चुन्नी मंगा, यानी मीठी किसी लड़की का नाम है ऐसे सोच लेना, भले भोपे के पास भोग लगा के मीठी चुन्नी मंगा, भले भोपे के पास भोग लगा के मीठी चुन्नी मंगा, ऐसे। तो अब यानी कि अब देखो भले से अपन को लेना है भंवरलाल निगम, भोपे से लेना है भूपेंद्र त्रिवेदी, ठीक है, भोग से लेना है भोगीलाल पंड्या, मीठी से लेना है मीठालाल व्यास, चुन्नी से लेना है आपको चुन्नीलाल और मंगा से लेना है मांगीलाल भव्य। कहीं कोई समस्या नहीं है। आ गया भंवरलाल निगम, भूपेंद्र त्रिवेदी, भोगीलाल पंड्या, मीठालाल, ठीक है, चुन्नीलाल और मांगीलाल भव्य। आ गया मीठालाल, मांगीलाल भव्य, सारे के सारे। और इसी तरीके से अब ये देखो 42 के अंदर कुशलगढ़ भंवरलाल निगम, सीधा याद करना है तो ऐसे। बांसवाड़ा 1943 के अंदर भूपेंद्र त्रिवेदी, डूंगरपुर जो है 44 के अंदर भोगीलाल पंड्या, जैसलमेर 45 में मीठालाल व्यास, प्रतापगढ़ भी आपके 45 में और प्रतापगढ़ के अंदर ये आ जाएगा आपके सीधा चुन्नीलाल, और 46 के अंदर झालावाड़ और मांगीलाल भव्य। या तो ये तरीका है या ये है, या तो कुबाड़ू जय प्रजा या फिर भले भोपे के पास भोग लगा मीठी चुन्नी मंगा, UKABSD ऐसे याद करना है। या तो फिर ये देख लो, या तो सीधे सीधे या KSK न्यू गो क्रांति ऐसे याद कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ना कान है, ठीक है। अंत में सिलेक्शन है। और ये मतलब ज्यादा आपको याद करने में इसमें समस्या नहीं आएगी, 2-3 बार जैसे पढ़ा आपने, क्लास भी देखिए ना, काफी चीजें याद हो जाएगी, दिमाग में घूमेगी। उसके बाद में रात को सोते समय 2 ट्रिक वापस पढ़ के सो के, फिर बाद में जैसे 2-3 दिन बाद फिर उसको देख लो, 2-3 दिन बाद ऐसे करके स्थायी हो जाएगी, यानी कि वो टॉपिक पूरा ही स्थायी हो गया। फिर नहीं तो फिर परंपरागत तरीका है। और प्रजामंडल के अंदर इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है साथियों, खुद अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए ये तोड़ निकाला गया। और इस तोड़ के बाद कभी मेरे जो है एग्जाम के अंदर प्रजामंडल से संबंधित सवाल गलत नहीं हुआ, यदि अध्यक्ष और ये पूछे गए हैं तो। बाकी गहराई बहुत ज्यादा है। अगली जो क्लास अपनी आएगी ना, उसके अंदर फिर आपको जो हर प्रजामंडल से संबंधित जो जो मुख्य मुख्य तथ्य है, जहां जहां और अंदर जो संस्थाएं गठित हुई, जो समझौते हुए, जो दिवस मनाए गए, उनसे संबंधित अपन जो डिटेल भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही, लेकिन ये जो है उसका मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रजामंडल के अंदर की क्लास आपके ये है, जो आपके बहुत ज्यादा सवाल पूछने के चांसेस रहते हैं। मेरी तरफ से मैंने सारी चीजें बताने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा था, वापस बता दूंगा, ध्यान रखना, KSK कोटा, सिरोही, किशनगढ़, इसकी है ट्रिक न्यू गो क्रांति, और इसको मिलान करना है। ये देखो नयनूराम यहाँ पे आ गया, गो यानी गोकुल भाई भट्ट सिरोही से, कांतिलाल चौथानी किशनगढ़ से, ठीक है। बीमा बूंदी का, बीकानेर मगाराम वैद्य, और बूंदी यानी बूंदी का यानी कांतिलाल चौथानी, 1931-1936 लगभग। ये स्लाइड आपके है ना, प्रश्न जब बनेगा तब देखते हैं इसमें से कितने प्रश्न आते हैं, क्योंकि ज्यादातर चांसेस रहते हैं इसमें से आने के, इसलिए इसके अंदर कोई भी कमी नहीं रखी है, सारी चीजें देने की कोशिश की है। तो ऐसे ही प्रयास तो चलता ही रहेगा, और उम्मीद है कि आप भी बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। और ध्यान रखना, कभी भी पढ़ने बैठते हो जब, कि मैं मेरे लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, किसी दूसरों के ऊपर एहसान करने के लिए नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा तो दूसरा वो खुश होगा या उनके लिए पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं, खुद के लिए। अब देखो, कल की क्लास अपनी ट्रिक पर थी और लगभग 80% सवाल वहां से बनते हैं। आज की क्लास जो है उसके अंदर अब खास प्रजामंडल अपन देखेंगे कि इनमें क्या क्या घटनाएं हुई, और यहां से भी यदि प्रश्न बनते हैं तो हमारे प्रश्न जो है गलत नहीं होना चाहिए। तो आज अपन जो ले रहे हैं साथियों, सबसे पहली स्लाइड अपनी है जयपुर प्रजामंडल की, ठीक है। अब देखो, प्रजामंडल क्यों स्थापित हुए, उनके लिए क्या क्या प्रयास किए, ये सब कल समझाया था। अब यहाँ पे तो मतलब व्यक्ति विशेष आएंगे, कोई स्पेशल समझौते किए वो आएंगे और उनकी डिटेल आएगी, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। जैसे जयपुर प्रजामंडल है, ठीक है। अब जयपुर प्रजामंडल जो है वो वैसे मुख्य आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें देखो, जो ये जितने भी प्रजामंडल आंदोलन हुए, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो था उससे प्रभावित रहे। यहाँ पे किसान आंदोलन जो थे वो भी इनसे जुड़े हुए रहे हैं, तो ये सारे आपस में लिंक रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जयपुर प्रजामंडल हुआ, इसमें हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, चिरंजी लाल मिश्र, अपने बाबा हरिश्चंद्र, ये सारे मतलब मुख्य सूरमा जो थे, उनके प्रयास यहाँ पे रहे हैं। वहां से अतिथि कस्तूरबा गांधी वगैरह वो भी आते जाते रहे हैं, वो केंद्र से, सेंट्रल से, तो यहाँ से मतलब पूरा संबंध रहा है। तो अब इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो जयपुर प्रजामंडल की साथियों स्थापना हुई आपके 1931, कल बता दिया था।
कपूर चंद पाटनी ने स्थापना की, लेकिन ये थोड़ा सा निष्क्रिय अवस्था में चला गया था थोड़े समय बाद में, यहाँ पे इतना मतलब एक्टिव नहीं रह पाया। तो इसको जो है पुनर्जीवित किया जमनालाल बजाज ने 1936-37 के अंदर, इसको पुनर्जीवित किया जमनालाल बजाज ने, और जमनालाल बजाज ही यहाँ बने थे क्या, अध्यक्ष। ठीक है, अब उपाध्यक्ष जो बने थे वो चिरंजी लाल मिश्र बने थे। हीरालाल शास्त्री का यहाँ बराबर सहयोग रहा था। तो हीरालाल शास्त्री का सहयोग रहा, तो हीरालाल शास्त्री यहाँ पे सचिव थे, ये भी आप ध्यान रख लेना, लिख लेना आप, ठीक है, कि सचिव हीरालाल शास्त्री थे, क्योंकि उनका सहयोग बराबर रहा। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की भी स्थापना की थी। तो जमनालाल बजाज को आप बता देना कि गांधी जी का क्या कहते हैं, मैं बता देते, चलो पांचवा पुत्र कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं वो कारण देख बता दे सब, पांचवा पुत्र किसे कहते हैं, जमनालाल बजाज को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते थे, और गांधी जी के 4 पुत्र ही थे, ठीक है। और आपको चलो आज एक ट्रिक बताता हूं, गांधी जी के 4 पुत्र थे, उसकी ट्रिक है रामदेव ही गांधी के 4 पुत्र थे, ठीक है। अब रामदेव आया ना, तो रामलाल, मणिलाल, देवीलाल, हीरालाल, ये है गांधी जी के 4 पुत्र, ये थे। पांचवा जमनालाल बजाज को कहते थे, क्योंकि ये इनके पद चिन्हों पर चले। 1927 में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की। तो चरखा संघ देखो, चरखे से संबंधित कौन थे, बापू थे, तो बापू के पद चिन्हों पर चलने के कारण इनको पांचवा पुत्र कहा जाता है, ये है कारण, और इसको बोलते हैं कंसेप्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, और ये है ट्रिक कि 4 पुत्र ये थे, और पांचवा कौन बना, जमनालाल, बना नहीं मतलब कहते हैं, ठीक है ना, जमनालाल बजाज। और ये रामदेव ही कि नोट करने में कर ली, जो काम आए डिस्कशन करानी, तो अगले फसावर काम आए कि अब बेटा तू बता कि ओ कौन है, सत्यभामा कौन है, गांधी जी की मानस पुत्री कहते हैं। मतलब जब आप पढ़ाई के उस स्तर पे पहुंचोगे ना, एक सवाल आएगा उससे आपको 10 सवाल याद आएंगे, तब समझ लेना कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, किसी की ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोके। और उस स्तर पे आने के लिए आपको जी जान से मेहनत करनी है, मतलब समझ लेना कि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ठीक है। चलो मैं इसलिए कहता हूं इतनी ये आपको मेहनत करने के लिए, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूं। यदि मैं जब तक जो चीज नहीं करूंगा वो कहूंगा नहीं आपको। मैंने खुद 17-17 घंटे, 18-18 घंटे धुनी तापी है, यानी कि बैठा हूं कमरों के अंदर, ठीक है। 10 किलो से 12 किलो वजन कम किया है अपनी पढ़ाई के चक्कर में, तब जाके रैंक बनती है, और तब जाके डंके की चोट पे सिलेक्शन होता है, तब जाके सभी जो है मानते हैं कि हाँ वास्तव में जो मेहनत की है उसका परिणाम आया है। और यही परिणाम लाना है तो आपको भोग देना पड़ेगा, ठीक है ना। सुख भोगोगे तब तक आपको सुख मिलेगा नहीं, असली सुख तब मिलेगा जब आप भोग दोगे, ठीक है। इस बात को अंदर उतार लेना। प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 1938 के अंदर, इसका प्रथम अधिवेशन, ठीक है ना। 1936-37 के अंदर सत्र होता है ना, इस तरीके से याद रखना। इसकी पुनर्स्थापना हुई, पुनर्जीवित किया, और 1938 के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, ठीक है। इन्होंने एक संदेश दिया, स्वदेशी व खादी का प्रयोग। देखो चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने की। जमनालाल बजाज जब जुड़े हुए हैं तो खादी का संदेश देना ही है, ये चीजें समझने की है ना। यहाँ पे जब प्रश्न जब लैंग्वेज पे आएगा तब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ सर ने ये कहा था, जमनालाल बजाज का कहा था, तो ये चीज ऐसे आई है, ठीक है। अब देखो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल उस समय जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे, और मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं बताता हूं। इसलिए कहा जाता है कि हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति बन रही थी, यहाँ पे अपने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव था, 1942 की बात है, ठीक है ना। तो उस समय जो है, अब इनके बीच में क्या था, क्रांतिकारी यानी कि ये रियासत अपने प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, और जयपुर रियासत चाहती थी कि ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न ले। तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में एक समझौता हुआ, उस समझौते को कहा जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन किन कह रहे हैं, जेंटलमैन बिन गए कोट बूट वगैरह सूट पैंट पहरा है, अपा लोगन जेंटलमैन थोड़ी के ए जैकेटिया घालन अजवान यूं डायरेक्ट कदी मारवाड़ी बोलदान कदी हिंदी बोलदान, मतलब दावे जो पढ़ा था, ए जेंटलमैन थोड़ी है। ए तो ठीक है कि हाँ गुरु कह सको, क्यों गुरु कोई भी हो सके, गुरु अनपढ़ भी हो सकता है, गुरु पढ़ा लिखा भी हो सकता है, गुरु कैसा भी हो सकता है, गुरु कह सको, जेंटलमैन को कह सका, जेंटलमैन कह सका कि। तो ये हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत अब इसके अंदर शर्तें क्या थी वो देखना, शर्तें बड़ी रोचक है कि जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, पहली शर्त ये थी, ठीक है। जयपुर रियासत, अब एक तरह से ऐसे मान के चलना, क्योंकि बार बार कंफ्यूज हो गए, जयपुर रियासत यानी कि सरकार,
और प्रजामंडल यानी कि जो आंदोलन करने वाले वो। तो जयपुर रियासत अंग्रेजों का साथ नहीं देगी, ठीक है, ये बात इन्होंने प्रजामंडल ने अपनी तरफ से रख दी कि ये आप उनका साथ नहीं दोगे, जैसे मतलब संग्राम चल रहा है स्वतंत्रता का वो चलेगा, जयपुर रियासत इसमें उनकी मदद नहीं करने वाली, ठीक है, मान ली। दूसरी शर्त थी कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना के प्रयास किए जाएंगे। तो उत्तरदायी सरकार अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ाई है, उत्तरदायी सरकार के प्रयास किए जाएंगे, ठीक है, ओके। शांतिपूर्ण हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, जुलूस वगैरह ये निकालने की स्वतंत्रता होगी, किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी। ये किसकी तरफ से थी मांग? ये थी अपने प्रजामंडल की तरफ से, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ये शर्त रखी थी मिर्जा इस्माइल ने कि जब हम अंग्रेजों की मदद नहीं कर रहे हैं तो तुम भी वहां उसमें भाग नहीं लोगे और यहीं पे रोड़ा अड़ेगा। इसके अलावा और भी शर्तें थी, जैसे कि कोई क्रांतिकारी वहां से निष्कासित किया जाता है कहीं से बाहर से और वो यहाँ आता है तो उस पर रोक वगैरह नहीं होगी, आने जाने की स्वतंत्रता रहेगी वगैरह, ऐसी शर्तें नॉर्मल और भी थी, ठीक है। लेकिन ये जो शर्त थी ना, ये फूट डालने वाली शर्त थी। क्यों फूट डालने वाली थी? क्योंकि यहाँ पे आप देखो दो विचारधारा के लोग हो गए, एक विचारधारा के लोग के हाँ ठीक है हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, दूसरी विचारधारा के लोग के नहीं हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग क्यों नहीं लेंगे, ये अंग्रेजों के खिलाफ किया गया, हम तो भाग लेंगे, देखते हैं कौन रोकता है हमको। तो ये वाली बात जो आई ना वो दिमाग में आई बाबा हरिश्चंद्र, ठीक है। तो हरिश्चंद्र की अध्यक्षता में नेतृत्व के अंदर यहां से जो प्रजामंडल था, जयपुर प्रजामंडल, समझ लेना चीज को, बार बार कोई समझाने वाला नहीं है और कैसी भी क्लास हो इतना आपको व्यवस्थित डिटेल से मैं नहीं समझता। मैंने आज तक जब तक मैं खुद पढ़ता था मैंने खुद ने इसके ऊपर मेहनत की, तब ये चीजें समझ में आई कि ये हकीकत बात ये थी, ठीक है ना। तो इसको समझना, आजाद मोर्चे का गठन हुआ इसके बाद 1942 के अंदर ही, ठीक है। आजाद मोर्चा जो था वो जयपुर प्रजामंडल से टूटकर अलग हुआ, उसके अंदर कौन कौन सदस्य थे? बाबा हरिश्चंद्र, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है अगर आजाद मोर्चे से प्रश्न आएगा, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल, ये सब इसमें मुख्य सदस्य थे और इन्होंने मतलब एक अलग संघ की निर्माण किया जिसे आजाद मोर्चा कहा गया और ये जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के पक्षधर थे, ठीक है। और बाकी हीरालाल शास्त्री और बाकी के जितने भी थे उन्होंने मतलब समझौतावादी नीति अपना ली थी कि हमारा समझौता हो गया है जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत और हम भाग नहीं लेंगे। समझ रहे हो ना इस चीज को? ठीक है, चलिए अब देखो फिर बाद में मतलब उठा पटक चली ये सारा। अब मैंने बताया आपको कि केंद्र से जो है दिग्गज नेता आते जाते रहते थे, तो उन्होंने यहाँ पे आके देखा कि फूट पड़ जाएगी तो हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी और मिर्जा इस्माइल की जो चाल थी वो यही थी कि इनके अंदर फूट डाल देते हैं। जब फंड पड़े ना जदी दूजान तीजान फायदो पड़े, दो जना में अगर फंड पड़े, दो भाई है, ठीक है, दो भाइयों में फंड पड़ो ना तो तीजो फायदो उठा ले। बंदर हमेशा रोटी ले जाता है बिल्लियों के झगड़े में, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे भी थी। फिर नेहरू जी के प्रयासों से 1945 में जो है आजाद मोर्चे का पुनः गठन किया, पुनः विलय कर दिया गया प्रजामंडल के अंदर और इस तरीके से ये चली है। फिर लोकप्रिय सरकारें जब बनी तब जाकर इनका उद्देश्य पूरा हुआ। ये था आपके जयपुर प्रजामंडल। अब बताता हूं कि इसमें से सवाल आपको क्या क्या याद करने हैं, मोस्ट कि क्या याद करने हैं। सबसे पहले कपूरचंद पाटली और कपूरचंद पाटनी 1931, फिर पुनर्गठन जमनालाल बजाज, चिरंजीव लाल मिश्र उपाध्यक्ष, ध्यान रख लेना, और प्रथम अधिवेशन 1938। कम चांसेस है सवाल बनने के। संदेश ये भी याद रखना लेकिन चांसेस कम है, आपको याद रहेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बढ़िया प्रश्न बनेगा 1942 जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और समझौते की शर्तें याद नहीं भी रखोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, समझ लिया वो ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आजाद मोर्चा 1942 और बाबा हरिश्चंद्र, ये याद रख लेना। 3 सदस्य, ये एक बार देख लेना, याद नहीं भी हो फिर भी देख लेना, लेकिन बाबा हरिश्चंद्र जरूर याद रखना। और वापस विलय कब हुआ? 1945 नेहरू जी के प्रयासों से। अब जयपुर प्रजामंडल कभी नहीं भूलोगे, पूरा ट्रिक भी आई है, कंसेप्ट भी आया है, मैटर डिटेल में भी व्यवस्थित सब कुछ। अब भूलने का कोई चांस नहीं है। अब तो देरी है सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट करने की। बिखरा हुआ सामान था, समेट कर दे रहा हूं, व्यवस्थित तरीके से रख लेना अपने पास और इसको जो है सफलता की कुंजी बना लेना। बस इतनी सी चाहत है, न आपसे कुछ लेना है न देना है, बस जो दे रहा हूं उसके अंदर आप जो है ले लेना सफलता, बस बाकी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सफलता ले लेना और बस यही हमारी तो है, गुरु दक्षिणा मान लेना, यही है हमारी, ठीक है। तो इसे नोट करो,
पूरा व्यवस्थित तरीके से। उसके बाद चलते हैं अपन अगली स्लाइड पर, अगला प्रजामंडल आंदोलन। साथियों, मारवाड़ और जोधपुर प्रजामंडल, ठीक है, मारवाड़ और जोधपुर का मतलब ये है मारवाड़ ही जोधपुर है, इस चीज को हमेशा दिमाग में फिट कर देना। इसके अलावा दूसरी चीज मत लाना, मारवाड़ का नाम लेते हैं यानी जोधपुर है, ठीक है। तो मारवाड़ कह दो चाहे जोधपुर कह दो, एक ही है। जोधपुर जैसे है तो जैसे जय नारायण व्यास का नाम यहाँ जरूर से जरूर आएगा और इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, इसीलिए तो JNVU कहते हैं, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। अब कई जना के असर थे JNV लिखा है, JNVU पढ़ी ओढ़ो में, तो वो यूनिवर्सिटी है इसलिए यू पढ़ा है। यहाँ अपन ने शॉर्ट में JNV लिखा है, स्पेस बच जाएगा, आपका काम फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन। देखो मारवाड़ किसान आंदोलन में क्या है, इसकी स्थापना सबसे पहले 1934 भंवरलाल सर्राफ, पहला प्रश्न जो है यही बनता है। इसके अंदर क्या क्या देखो घटनाएं हुई, उसमें यह है कि 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन हुआ, ठीक है, पढ़ लेना इसको अच्छी तरीके से, चांदमल सुराणा ने इसका गठन किया था, ठीक है। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ का गठन, JNV का मतलब है जय नारायण व्यास, आ गया नाम भैया, शेर है ये एक तरह का, ये जो व्यक्ति है एक तरह का शेर है यहाँ का, ठीक है ना। तो जय नारायण व्यास ने जो है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। इन्होंने जो इसके अंतर्गत एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है तोल आंदोलन। तोल आंदोलन में क्या होता था कि रियासत जो थे, रियासत उन्होंने क्या किया कि 100 तोले का जो एक शेर होता था उसको 80 तोले का कर दिया, यानी कि 20 तोले की तो गड़बड़ कर दी ना। तो इन्होंने ये आंदोलन करके वापस उस शेर को 100 तोले का करवाया विरोध करके, और ये था तोल आंदोलन। इसके अलावा मादा पशुओं के बाहर भेजते थे, निकासी के विरोध में भी आंदोलन किए, ऐसे भी इसमें आंदोलन मारवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत हुए हैं। 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन कब किया गया, 1929 में किया गया। मारवाड़ में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया 1932 के अंदर, 26 जनवरी 1932 को छगनराज चौपासनी वाला ने झंडा फहराया और झंडा फहराकर स्वाधीनता दिवस मनाया। पहली बार जो है जोधपुर रियासत के अंदर स्वाधीनता दिवस 1932 में मनाया गया। 1936 में कृष्णा दिवस मनाया, मारवाड़ प्रजामंडल वालों ने मनाया बॉम्बे में था, ठीक है ना। तो ये 1936 में ही फीस वृद्धि के विरुद्ध, जब फीस शिक्षा से संबंधित फीस वृद्धि की गई तो उसके विरुद्ध शिक्षा दिवस मनाया गया, वो भी 1936 के अंदर। 1942 में देखो, 1942 वाला टाइम पीरियड आता है, ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में इस शेर ने हिस्सा लिया, जय नारायण व्यास ने, तो उनको क्या किया कि सिवाना के दुर्ग में डाल दिया। सिवाना के दुर्ग में डाल दिया मतलब वहां जेल थी, उस जेल में इनको डाल दिया। हालांकि इससे पहले कराची में एक अधिवेशन हुआ था, तो वहां पे हिस्सा लेने के कारण इनको मतलब आने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। ज्यादातर रियासतें ये करती थी, जो क्रांतिकारी अध्यक्ष नेता होते थे ना, उनके अंदर आने पर ही मतलब प्रतिबंध लगा देते या देश निकाला दे देते, ठीक है। तो ये एक्टिव थे बहुत ज्यादा, और ये मतलब बहुत मोटिवेट करते थे सभी को कि भैया पढ़ लिया करो रे, तुम अच्छी तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे कहते थे बार बार। तो ये मतलब ऐसे काम करते थे, ठीक है ना। तो सिवाना किले में जो है इनको डाल दिया, और बाकी के जो कार्यकर्ता थे उनको थोड़ों को डाला जालोर जेल में और थोड़ों को डाला जोधपुर जेल में। तो जोधपुर जेल में डाला वो इसलिए याद रखते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाल मुकुंद बिस्सा, ठीक है। बाल मुकुंद बिस्सा को है ना राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने काम जतिन दास जैसा ही किया था। सेंट्रल में देखा जाए तो जतिन दास ने जो भूख हड़ताल की थी और कोई जबरदस्ती खिलाए नहीं, इसलिए मतलब बहुत सारी मिर्ची वगैरह खाकर पूरा मुंह जख्मी कर दिया था, पूरा अंदर तक जख्मी हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसी की ऐसे भूख हड़ताल करके इन्होंने ये भी जो है शहीद हो गए थे, बाल मुकुंद बिस्सा भी, इसलिए इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहां तक अपन ने ये चीजें पढ़ ली, मुख्य मुख्य घटनाएं बता रहा हूं। देखो ऐसा है कि प्रजामंडल ऐसा समुद्र है जिसके अंदर कितना ही गोता लगाओ आप लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको संकलित करके मुख्य मुख्य चीजें समझाते हुए बता रहा हूं कि आपको भैया ये याद करनी है। बाकी दायरा चाहे कितना ही बड़ा हो, मैं कभी मना नहीं करूंगा, आपकी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। अब जय नारायण व्यास की जो पुस्तकें हैं साथियों, वो ध्यान रखना, मारवाड़ की अवस्था, ठीक है, और पोपाबाई की पोल, इसमें जो है इन्होंने यहाँ की जो मतलब ये इनकी पोल थी ना, मतलब वो उजागर की, यानी कि यहाँ इनकी जो कमियां थी मारवाड़ रियासत की, उनको इन्होंने क्या किया, इन पुस्तकों और समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर किया। इनके जो समाचार पत्र थे वो थे, एक तो अखंड भारत,
एक आगी बाण और एक पीप। कई बार क्या करते हैं कि इनकी भाषाएं पूछ ली जाती है। जब भाषाएं पूछते हैं ना तो कैसे याद रखना मैं बताऊं। अखंड भारत पढ़ते हैं अपन, तो अपन को क्या लगता है, अखंड भारत अपन पढ़ रहे हैं, अखंड यानी कि शुद्ध हिंदी प्रयुक्त की गई है ना। तो ये जो समाचार पत्र था वो साथियों कैसा था, हिंदी के अंदर, ठीक है। आगी बाढ़, यूं क्या ना, आगी बाढ़, आगी भाषा बोली रहे। आदि गुरु जी थे मारवाड़ी बोली, मारवाड़ी की में आवे, राजस्थानी में आवे, तो ये राजस्थानी भाषा में था। कोई समस्या कौन है, राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी। पीप, पीप थोड़ा बोलने में मतलब यूं थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन है। पीप कौन सी रचना, पीप, पीप यानी कि पीप बोलते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे कोई अंग्रेज बोल रहा है, अंग्रेजी में ही है। तो ये कैसी है, ये इंग्लिश में है, ठीक है। अब बताओ कोई समस्या है क्या, समस्या कहीं भी नहीं होगी। मैं बता रहा हूं ना, ये चीजें जो है याद करने के लिए तड़पते हैं लोग कि ये याद नहीं होती, कंफ्यूजन होते हैं, एक दूसरे में घुसती है चीजें, है ना। और ये अब घुसने की सवाल ही नहीं है, मतलब एक तरीका विकसित करो कि मतलब समझ विकसित करो कि इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। हमारा लक्ष्य क्या है, सिलेक्शन लेना, हमारा लक्ष्य सिलेक्शन लेना। अब हमें जानकारी है कि आगीबाण जयनारायण व्यास ने लिखा, ठीक है, लेकिन लिखा किसमें, राजस्थानी में, याद हो गया। हमें पता है कि अखंड भारत जयनारायण व्यास का है, ठीक है। अब हिंदी में अखंड से अपन ने याद रख लिया कि ये तो हिंदी शुद्ध शब्द है। पीप अंग्रेजी में, सवाल यही बनते हैं ना, है ना, और यही चीजें काम आती है वहां। तो ये है। अब एक विद्यार्थी, ये ध्यान देना, एक तो ये विद्यार्थी भी एड़ा है कि हर चीज जो है गुरुजी कहवे तन वे, गुरुजी दिखे कौन, और दिखे कौन, अगर समस्या क्लास में होती ना तो अपलोड ही नहीं होती, क्लास अपलोड करते ही नहीं, ठीक है ना। दिखे कौन तो मोबाइल यूं सीधो रखो ना, इन मोबाइल ने यूं आडो कर दिया करो, आडो कर दिया करो, और नहीं दिखे ना क्वालिटी बढ़ा देने से। हर चीज गुरुजी थोड़ी बताने आए कि भैया यूं कर यूं कर यूं कर, और मैं यदि यही बताने बैठ गया ना तो अगली क्लासें आपके नहीं आएगी, बताओ फिर क्या होगा। मतलब कुछ तो समझदार बनो रहे, मास्टर बनवा जा रहा थे और हमें कलाई करो इतनी, एक एक चीज जो है, हर चीज मास्टर कौन बतावेला, ये अपने स्तर पर करनी होती है। बिल्कुल छोटी छोटी है तो पहली दूसरी बच्चे ही इतना कौन करे, जितना थेरिंग या कर दो। तो मतलब ये चीजें नहीं करनी है, अपने स्तर पर जो है थोड़ी थोड़ी इन चीजों को सुधारें आप, और उसके बाद में मतलब आप पढ़े। ये हर चीज कमेंट करने की नहीं होती, क्या कमेंट कर दिया बस छुट्टी, अरे छुट्टी कौन, ये आपका हर एक कमेंट जो है हमारे लिए बहुमूल्य है, बहुमूल्य छोड़ो अमूल्य है, और उस पर मतलब देखना पड़ता है हमें, और वहां पे जो है जरूरी चीजें भी छूट जाती है कई विद्यार्थियों के। तो ऐसी न करें आप गलतियां, ये आप पढ़ने का आनंद लो, जो पढ़े कुछ तो जो लिखवाया है उसी के अंदर कहते हैं आपने गुरुजी 1942 लिखाया, मैंने 1945 पढ़ा, अब सही कौन सा है, कंफ्यूजन हो गया। अब कंफ्यूजन हो गया, इलाज क्या है बता। मैं 1942 लिखा हुआ, यानी 1942 में है, 4-5 किताबें पढ़ के लिखा देते। अब तुमने कहीं 1945 पढ़ लिया तो उसमें गुरुजी क्या करेंगे, अगर गुरुजी ने यहाँ पे 1942 बताया है और यहाँ पे 1945 बता दिया, तब तो आप कह सकते हो सर आपने यहाँ 1945 लिखा और यहाँ 1942, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन दूर करें। अब लिक्विडो एक ही है और भी मैं कंफ्यूज हुआ, देखो जबरदस्ती के कंफ्यूजन का कोई इलाज नहीं है। अपने लिए जितना सरल बना सकते हो ना मैटर को, उतना तो सरल बनाओ। और खुद जानबूझ के जटिल बनाना चाहते हो, मैं मतलब सरल करके देता हूं, खुद ही उलझना चाहते हो तो भले एंचा घास है, पक्षी उलझ के मरते हैं ना, वैसे उलझ जाओगे अंदर। कंफ्यूजन नाम के विकार के शिकार कभी मत होना, और जहां पे ज्यादा कंफ्यूजन लगता है छोड़ दो उसको, वहीं आगे बढ़ो। जरूरी थोड़ी है कंफ्यूजन वाला ही सवाल आएगा, आएगा तो न फायदा करेगा न नुकसान करेगा। 17 बार समझा दिया, इस चीज को समझ लेना, बार बार नहीं कहने वाला हूं मैं। और ऐसे मतलब कमेंट पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी जाएगी। आज कभी मत करना कि सर हमने ये पढ़ा था, आपने ये बताया, हम कंफ्यूज हो गए। मैंने यदि 2 चीजें बताई है उसका कहोगे तो उसका बता दिया जाएगा। आप अपने कहीं से कुछ भी पढ़ लो और फिर कंफ्यूज होते हो तो उसका इलाज जो है अपने स्तर पे ही करना होता है ना। बाकी क्लासेस भी तो देनी है, फर्स्ट ग्रेड वाले बेचारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके इन सब के अंदर फंस गया, पूरी यांचा घास में तो थे, मन फंसा दो है, इसमें ही फंस के रह गया। बाकी क्लासें कब आएगी बताओ। सारी चीजें मेंटेन करनी होती है, इसलिए ऐसे छोटी छोटी हरकतें ना करें। पढ़ने पर ध्यान दो, सच्चे विद्यार्थी हो ना तो पढ़ने पर ध्यान दो और पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से, बाकी दूसरी ऐसी बातें नहीं करनी, ठीक है। अब ये नोट करो आप, और अपन दूसरा प्रजामंडल देखते हैं। आज की क्लास का ये अंतिम प्रजामंडल है।
कल फिर अपन बीकानेर प्रजामंडल और अन्य जो छोटे प्रजामंडल है, एक एक दो दो लाइन लिखवानी है आपको, वो समझाते हुए आपको लिखवा दूंगा। मतलब कल की क्लास ये आप देखेंगे शुक्रवार को, यानी कि वो आएगी सोमवार को आएगी, या मतलब देखते हैं सोमवार को ही आएगी, क्योंकि शनि रवि आपको बताया 5 क्लास देता हूँ सेकंड ग्रेड की, 2 शनि रवि को दूंगा फर्स्ट ग्रेड की। हिस्ट्री का जो पार्ट करवाना है वो भी बढ़िया तरीके से करवाएंगे। जब ओखली में सिर दिया ही है तो फिर घास से डरने वाले नहीं है, फिर तो अच्छी तरीके से करवाएंगे। ठीक है, तो आज ये मेवाड़ प्रजामंडल तक समझ, बड़े बड़े जो है वही है, इसके अलावा बड़ा बीकानेर है, बाकी सारे छोटे छोटे हैं, कोई ज्यादा प्रश्न वहां से बनते नहीं है, लेकिन देख लेंगे जब अपने पास में समय है, पर्याप्त समय है, तो सब चीजों को व्यवस्थित लेते हुए चले, आराम से इत्मीनान से सब। यानी ये नोट्स हमेशा के लिए बन रहे हैं आपके, चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, ये हमेशा के लिए नोट्स बन रहे हैं, वो सोचकर बनाना। ठीक है, जो उतावल करने वाले हो ना वो कृपया करके ना देखें, क्योंकि उतावल वाली चीज होती नहीं है। एक तो उतावलापन और एक अधीरता मतलब विद्यार्थी के अंदर होना ही नहीं चाहिए, वो लोग कृपया करके ना देखें कि सर टाइमिंग बढ़ा दो, सर थोड़ा फास्ट पढ़ा दो, सर ये सारी चीजें यहाँ नहीं होगी। बहुत सारे शिक्षक है जो क्लासेस ले रहे हैं, आप बिल्कुल कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अपना जो ये लेवल है, अपना जो स्तर है, अपना जो तरीका है वो यही रहेगा, इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है साथियों, है ना, ये समझना चाहिए। देखो मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ यानी कि उदयपुर, मारवाड़ जोधपुर था ना, मेवाड़ उदयपुर, ये समझ लेना। यूकेवीएसडी ट्रिक पढ़ी थी ना, तो क्या पढ़ा था अपन ने, सन 1938 स्थापना जो की थी माणिक्यलाल वर्मा। अब बलवंत सिंह मेहता, आप कहोगे सर ट्रिक में बलवंत सिंह मेहता, अध्यक्ष कौन था, बलवंत सिंह मेहता। स्थापना किसने की, महामंत्री भी यही थे, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, और स्थापना इन्होंने की, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। उपाध्यक्ष जो थे भूरेलाल भैया, इनको बाद में काले पानी की सजा हुई। काला पानी ओरिजिनल नहीं, मेवाड़ का काला पानी, अभी बताते हैं। 1941 में यहाँ इसका मतलब पहला अधिवेशन हुआ, वो उदयपुर में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे, वर्मा जी थे, यानी माणिक्यलाल वर्मा थे। जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, मैंने कहा ना ये आते जाते रहते थे, यहाँ के जो वहां के जो दिग्गज नेता थे वो आते जाते रहते थे, तो उन्होंने इसमें क्या लिया, 1941 वाले में हिस्सा लिया। भूरेलाल भैया को सराड़ा दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया। भूरेलाल भैया को नजरबंद क्यों किया था, क्योंकि 1942 आजाद अपने क्या कहते हैं, अरे ये 1942 वाला है, देखो कभी कभी ऐसे दिमाग में से मतलब ऐसे स्लिप होता है, इसको अचेतन मन कहते हैं। ठीक है ना, वो था भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो उसमें हिस्सा लेने के कारण भूरेलाल भैया को क्या कर दिया, सराड़ा दुर्ग में नजरबंद कर दिया, जेल में डाल दिया। और ये सराड़ा का जो किला है इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा कि मेवाड़ के काले पानी की सजा हुई थी वो भूरेलाल भैया को हुई थी, और ये सराड़ा किले में डाला था, इसको कहते हैं। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा ने साथियों मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक लिखी, और इसके अंदर यहाँ की वही रियासत की कमियों को उजागर किया। जैसे जयनारायण व्यास ने वहां किया था, वैसे माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे उदयपुर के अंदर क्या हुआ, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 6ठा अधिवेशन हुआ, जो नेहरू जी की अध्यक्षता में यहाँ पे हुआ। तो क्योंकि उदयपुर और मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ रहे हैं तो ये अपन को पढ़ना पड़ेगा कि ये यहाँ पे हुआ था उदयपुर के अंदर। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही जो थे वो भीलवाड़ा के रमेश चंद्र थे। भीलवाड़ा प्रजामंडल, और ये मतलब ये भीलवाड़ा और नाथद्वारा ये मेवाड़ प्रजामंडल के ही मतलब केंद्र थे। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे रमेश चंद्र जो थे वो पहले सत्याग्रही थे मेवाड़ के, रमेश चंद्र व्यास। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई ने इस दौरान क्या किया, जेल भरो आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल में गई थी। ठीक है ना, अब एक विद्यार्थी ने कल पूछा था कि सर लुगाइया भी हिस्सा लियो, कहीं महिलाएं कोई जेल में गई क्या? अरे महिलाएं की कोई लारे है, कहीं कोई पीछे है क्या महिलाएं? भाई कोई भी भर्ती निकलती है, पुरुष जितने फॉर्म भरते हैं तो महिलाएं भी हिस्सा लेती है कि नहीं? भाई आधी आबादी को पूरा अधिकार है, यहाँ पे भी कहीं पीछे नहीं है। महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मान लो कहीं पे कहीं पुरुषों का ही नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि महिलाओं का उसमें कहीं योगदान नहीं है। और पुरुष छाती ठोक ना अगर लाटिया खावाने जावे तो उन बाटिया कौन खिलावे, ला रहे लुगाया खिलावे, लुगायर बिना कभी कोई काम चाली आ रहे। तो ये पूछने का नहीं है। नारायणी देवी और भगवती देवी जो है यहाँ पर जेल गई थी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा माणिक्यलाल का वर्मा का तो पूरा परिवार ही इसमें शरीक हुआ, सुशीला देवी वगैरह और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है जो जेल में गए थे यहाँ पे। तो ये मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के अंदर ये घटनाएं होती है। तो इसके अलावा अब अपन जो पढ़ेंगे बीकानेर प्रजामंडल। अब देखो बीकानेर प्रजामंडल
स्टार्ट में ही अपन ने पहली क्लास के अंदर पढ़ा था, तब बताया था कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, राजस्थान से बाहर कलकत्ता के अंदर हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता में। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? 1936 के अंदर मघाराम वैद्य, ऐसे याद रख लेना, बीमा, ठीक है, बीकानेर मघाराम, ठीक है, बीकानेर का बीमा, ऐसे याद रख लेना। अब इनके सहयोगी जो थे वो चंदनमल बेहड़ और हनुमान सिंह आर्य, ठीक है, हनुमान सिंह आर्य के बारे में अपन किसान आंदोलन में पढ़ चुके हैं। अब गंगा सिंह जी यहाँ के महाराजा थे। ये गंगा सिंह जी महाराजा थे, तो गंगा सिंह जी की जो अंग्रेजों के प्रति जो व्यवहार था उसके विरोध में यहाँ पे बहुत सारे प्रदर्शन होते थे, और उसके विरोध में जैसे ही गंगा सिंह जी जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, तो गोलमेज सम्मेलन में गोलमेज सम्मेलन जो है ना, इसे गोलमेज क्यों कहते हैं? क्योंकि गोलमेज के इर्द गिर्द बैठकर मीटिंग थी, वही गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जैसे ही गए, पीछे से चंदन सिंह जी ने क्या किया, चंदन सिंह जी नहीं, चंदनमल बेहड़ ने क्या किया कि गंगा सिंह के विरोध में कुछ पर्चे लिखकर बंटवा दिए, और वो पर्चे मतलब एक बुक के रूप में भी जाने जाते हैं, तो कुछ पर्चे लिखकर बंटवा दिए, गंगा सिंह विरोधी पर्चे बंटवा दिए, जिन्हें बीकानेर दिग्दर्शन के नाम से जाना जाता है। बीकानेर दिग्दर्शन के नाम से जो है पर्चे बंटवा दिए। अब स्वाभाविक सी बात है, गंगा सिंह जी के विरोध में बंटवाए हैं, तो गंगा सिंह जी आके इनके खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई तो करेंगे। तो जैसे ही गंगा सिंह वहां से आते हैं, तो 1932 में जो है चंदनमल बेहड़, गोपाल दास स्वामी जो इनके सहयोगी थे चंदनमल बेहड़ के, इसमें खूब राम सर्राफ, सत्यनारायण सर्राफ आदि के ऊपर बीकानेर में आकर इन्होंने जो है एक अभियोग चलाया, जिसे बीकानेर षड्यंत्र अभियोग के नाम से जाना जाता है। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग चलाया इन पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है वो आपका है कि ये बीकानेर दिग्दर्शन नाम से पर्चे किसने चलाए? तो चंदनमल बेहड़ ने चलाए, गंगा सिंह विरोधी थे, ये ध्यान रखना। एक प्रश्न यहाँ से, मघाराम वैद्य 1936 और कलकत्ता में स्थापना। फिर 1942 में रघुवर दयाल गोयल द्वारा बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई, ठीक है ना। रघुवर दयाल गोयल द्वारा बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। यहाँ पे ये घटना है। एक और इसमें ध्यान रखना है आपको कि 1946 में बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस से संबंधित सीधे पूछते हैं, जैसे कृष्णा दिवस जोधपुर का प्रश्न बन चुका है, बीरबल दिवस कहाँ है? बीकानेर। याद हो जाएगा, बी से बी आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। बीकानेर की थोती पोती, ये क्या है? बीकानेर की थोती पोती मघाराम वैद्य द्वारा जारी पैम्पलेट। ये तो किसने किए थे? देखो, चंदनमल बेहड़ ने किए थे बीकानेर दिग्दर्शन, और इन्होंने क्या किया है? बीकानेर की थोती पोती, ये भी गंगा सिंह विरोधी, ठीक है ना। बीकानेर की थोती पोती नाम से मघाराम वैद्य द्वारा जारी पैम्पलेट थे। तो ये था आपके बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे छोटे छोटे बचते हैं, छोटे छोटों के अंदर आपके ले लेते हैं अपन धौलपुर। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु 1938 के अंदर है, ठीक है। ट्रिक जो बताई थी UKABSD। अब पता नहीं कुछ विद्यार्थी कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ के और फिर वापस बता, सर हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा। सही क्या है? देखो, मैं हमेशा कह चुका हूं आपको कि सही जो है वो तो क्लास में बता ही दिया है, तो ये प्रश्न बनता ही नहीं है कि सही क्या है। हाँ, मैंने ही कोई चीज बताई है और उसी का सन मैं दूसरा बता रहा हूँ या दूसरी चीज बता रहा हूँ, तब आप कह सकते हो कि सर ये इसमें सही क्या है। तो वो कहीं कोई गड़बड़ रही है, मिस्टेक रही है, तो वो मैं बता सकता हूँ कि इसमें से सही क्या है, ठीक है। फिर ये देखो, श्रद्धानंद सरस्वती और कृष्णदत्त पालीवाल इनके सहयोगी थे, किसके? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के। और इंपोर्टेंट जो बनता है वहां से, ये यहाँ भी, ये भी इंपोर्टेंट है कि तसीमो कांड, प्रश्न आ जाता है कभी कि तसीमो कांड का संबंध किससे है? धौलपुर से है। यही है, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के ऊपर गोलीबारी की गई, गोलियां चलाई गई प्रशासन द्वारा। तो यहाँ पे जो है पंचम सिंह और छत्तर सिंह नामक व्यक्ति शहीद हो गए। तो पूछते हैं कि पंचम सिंह और छत्तर सिंह कहाँ शहीद हुए, या तसीमो कांड में शहीद होने वाले कौन थे, या तसीमो कांड का संबंध किससे है? तो धौलपुर से है, ठीक है। फिर देखो अलवर में हरिनारायण शर्मा अपन ने पढ़ा है, और इनके द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ और वाल्मीकि संघ की स्थापना की गई। किसके द्वारा? पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा। तो ये जो है अपने कुछ जो बाकी रहे थे, इसके अलावा एक स्लाइड और दे रहा हूं मैं, उसके अंदर अपने छोटे छोटे जो एक एक दो लाइन अपन को ध्यान रखनी है प्रजामंडलों के अंदर, वो चीजें हैं। और इसी के साथ में अपना आज का प्रजामंडल का टॉपिक जो है वो पूरा हो जाएगा। तो विद्यार्थी देखो, सन में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रजामंडल में वैसे बहुत सारी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग छाप देते हैं, मैंने आपके लिए लगभग जो है काफी सारी पुस्तक पढ़ के और एक व्यवस्थित रूप से वही बताया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और सही माने गए हैं।
तो आप भ्रमित ना हो। मान लीजिए कहीं बुक में कोई मिस टाइप हो गई है, देखो लिखने में तो कोई रहती नहीं, लेकिन टाइपिंग जो है जब पूरी 600-700 पेज की बुक लिखी जाए तो उसमें कुछ मिस टाइप हो जाती है, तो वो भी क्या है, अब लगभग हमारी जो है प्रूफ रीडिंग वापस एक बार करवाई हमने, तो वो लगभग तैयार है, उसमें जो है संशोधन करवा देंगे। तो नए एडिशन जितने भी आएंगे वो संशोधन होके आएंगे लगभग 10 एक दिन बाद, और जब पुराने जिन्होंने ले लिया उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे कि मैं 3-4 पेज की पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें लिखा होगा कि पेज नंबर इतने पर भाई टाइप ये होना था और ये हो गया। तो मतलब कहीं भी कुछ भी आपको गलत तथ्य लेकर आगे नहीं जाने देंगे, जितना है पूरा करेक्शन करवा के सही बता देंगे। होता क्या है कि जैसे अपन कोई भी बुक ले आए और लगभग टाइपिंग एरर सभी में रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि बुक लिया है, अब अपन को पता नहीं है, वापस उसमें किसी ने संशोधन करवाया भी नहीं, तो वो का वो अपन याद कर लेते हैं। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा है कि जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ ये, तो मेरे से जुड़े हुए जो भी विद्यार्थी है लगभग उन जितने भी मतलब देख रहे हैं, जितने जुड़े हुए हैं, उन्हें लगभग जो है वो चीज टेलीग्राम के जरिए मैं दे दूंगा कि भैया इसमें ये चीजें जो टाइपिंग एरर रह गया था उन्हें आप सुधार कर लीजिए, और उसके बाद में मतलब वो पूरी तरीके से परिष्कृत आपके पास में हो जाएगी। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज बार बार मैं बता चुका हूँ, तो आपको चिंता नहीं करनी है। और ये बोर्ड पर जो भी लिखता हूं ना वो लगभग आपके पूरा सही है। उसके अलावा आप मन में देखो शंका का कोई निवारण नहीं है, कंफ्यूजन नाम के विकार के शिकार जितना होना चाहो हो सकते हो, उसका कोई इलाज है ही नहीं। ठीक है, तो अब इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिए। अपन बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। साथियों अब आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड जो है आपके इस टॉपिक की अंतिम स्लाइड है, और इसके बाद में ये प्रजामंडल का जो एक आप मतलब बोझ लेकर चलते थे वो आपके सिर से अब हट जाएगा, और प्रजामंडल लगभग पूरे अपने हो गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले अपन ले लेते हैं इसमें भरतपुर प्रजामंडल। स्टार्ट में वैसे बता दूं वापस आपको कि बी भरसी ट्रिक बताई थी, तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा के अंदर हुई है। इनके जो अध्यक्ष थे वो गोपीलाल यादव, लेकिन संस्थापक जो थे वो किशन लाल थे। अब कई जगह जो है संस्थापक अलग मिलते हैं, अध्यक्ष अलग मिलते हैं। कई जगह तो क्या है कि जो संस्थापक होते थे वही पहले अध्यक्ष बन जाते थे, लेकिन कई जगह कहीं के दूजा भाईयान राजी राखना पड़े तो क्या ठीक है संस्था मतलब स्थापना तय कर दो, अध्यक्ष आण बना दो, दो ही भाई राजी, तो ऐसे करते हैं। तो इस तरीके से जो कहीं पे संस्थापक अलग मिलते हैं, अध्यक्ष अलग मिलते हैं, यहाँ पे भी वही बात है। इनके जो सहयोगी थे वो जुगल किशोर चतुर्वेदी। इन जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू भी कहते हैं, ध्यान रखना हो, राजस्थान का नेहरू भी कहते हैं। और मास्टर आदित्येंद्र ये इनके सहयोगी रहे। बात करें करौली की तो त्रिलोक चंद माथुर जो है इनके संस्थापक रहे, और 1927 में कुंवर मदन सिंह ने किसान आंदोलन चलाया था। कहाँ कुंवर मदन सिंह का संबंध पूछ ले तो ध्यान रख लेना, करौली के अंदर चलाया था। अब किसान आंदोलन प्रजामंडल के ही एक तरह से हिस्से रहे हैं। ठीक है, कोटा प्रजामंडल नैनूराम शर्मा अपन पढ़ चुके, अभिन्न हरि जो थे वो इनके सहयोगी थे। और नैनूराम शर्मा ने क्या किया, यहाँ बेगार विरोधी आंदोलन, इसको है ना कोट करके लिखना, बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। और इस मतलब इस कोटा प्रजामंडल के जो अन्य कार्यकर्ता थे उनमें मोतीलाल और नाथूराम का जो है अहम योगदान रहा है। तो मोतीलाल और नाथूराम यहाँ पे इनके कार्यकर्ता रहे हैं। नैनूराम शर्मा ने स्थापना की है और बेगार विरोधी आंदोलन चलाया गया कोटा के अंदर नैनूराम शर्मा द्वारा। बात करें साथियों बांसवाड़ा किसान आंदोलन की, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी इन्होंने तो स्थापना की है। अपन ने जब ट्रिक से पढ़ा था तो इसमें भले भोपे के पास भोग लगा के मीठी चुन्नी मंगा, इस तरीके से ट्रिक में अपन ने पढ़ा था, याद हो गई होगी लगभग आपको। तो यहाँ भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी तो है, इनके सहयोगी मणिशंकर और धूलजी भाई भावासर ये इनके सहयोगी रहे। यहाँ पे महिला प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसमें विजयाबेन भावासर के द्वारा ये स्थापना की गई। संग्राम नामक एक समाचार पत्र निकाला गया जो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने निकाला था। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का समाचार पत्र संग्राम, एक संग्राम इतिहास के अंदर बंदूक भी पड़ी जाती है, जो अकबर की बंदूक मानी जाती है, और चित्तौड़ के दूसरे साके के समय उसको चलाई गई थी। अपने जयमल और फत्ता जब उसकी रक्षा कर रहे थे तो संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई गई थी। तो संग्राम वहां पे भी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ समाचार पत्र है। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल रास्तापाल हत्याकांड का देखो ये तो बता दिया है, कुबाडू प्रजा वाली ट्रिक बताई थी और वहां पे संस्थापक वगैरह सब बता दिए हैं। यहाँ पे जो है रास्तापाल हत्याकांड जो है वो ध्यान में रखना।
क्योंकि रास्तापाल हत्याकांड जो है वो देखो 19 जून 1947 को हुआ, लेकिन कालीबाई की मृत्यु जो है 21 जून 1947 को हुई। अब इसमें क्या हुआ था कि नाना भाई और सेंगा भाई दो अध्यापक थे, एक तो यूं मान लो कि एक हेडमास्टर था और एक अध्यापक था। अब ये जो है वहां पे स्कूल चलाते थे छोटी सी, और आदिवासी बालक जो थे या वहां के जो आसपास के जो बालक थे उनको पढ़ाने का काम करते थे। जो सरकार के जो बासिंदे थे उनको ये बात स्वीकार नहीं थी, तो उन्होंने किसी भी तरीके से इस स्कूल को बंद करने के लिए दबाव बनाया। जब इनके द्वारा नहीं की गई तो वहां पे एक छोटी गाड़ी में पुलिस के सिपाही भेज दिए गए और इनके साथ में मारपीट की गई नाना भाई और सेंगा भाई के बीच में। इस समय कालीबाई जो है खेतों में अपने क्या कहते हैं वो हंसिया होता है ना, आपरे मारवाड़ी में क्या दातल्लो, ठीक है ना, तो दातल्लो लेन खेत में गियोड़ी, वो तो मतलब घास लेने गई थी। तो वहां पे उसने जो है वो जैसे ही देखा कि मेरे गुरुजी को कोई मार रहा है तो उसने वो सारी चीजें वहीं छोड़ी, हंसिया नहीं छोड़ा, हो सारी चीजें छोड़ी। और जब उनको बांध कर ले जा रहे थे नाना भाई को, जीप से रस्सी से बांध कर और घसीटते हुए ले जा रहे थे, तो उसने आकर जो है उस रस्सी को काट दिया। और वहीं पे जैसे ही रस्सी को काटा और उसको जो है कालीबाई को गोलियों से भून दिया गया पूरी तरीके से, और कालीबाई मतलब पूरी तरीके से घायल हो गई वहां पे। तो उसके बाद में इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, निकटतम अस्पताल में, लेकिन वो अपने जीवन से संघर्ष करती हुई जो है प्राणों का बलिदान दे गई, वो अपने जीवन को बचा नहीं पाई। तो 21 जून इसलिए मिलती है ये डेट क्योंकि अस्पताल ले जाने के बाद 21 जून तक उन्होंने संघर्ष किया और 21 जून को बताते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई, और 19 जून को यह घटना हुई थी। ठीक है, 19 जून 1947 और 21 जून 1947 इस घटना का संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से रहा है। ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना खुद की रियासत से बाहर हुई, राजस्थान से बाहर नहीं हुई थी। राजस्थान से बाहर होने वाली आपको बता दी थी मैंने, बीकानेर, भरतपुर और सिरोही। ठीक है, लेकिन ये जो है राजस्थान के तो अंदर हुई लेकिन खुद की रियासत से बाहर हुई है, जोधपुर के अंदर। मीठालाल व्यास द्वारा इसकी स्थापना जोधपुर में की गई। तो ये एक तरह से आप ध्यान रख के चलें कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई, जोधपुर के अंदर की गई है। यानी लैंग्वेज कैसे आएगी वो भी बता दिया, प्रश्न की भाषा कैसे आती है वो भी बता दिया। फिर अपने देखते हैं झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य द्वारा अपने उसमें पढ़ाई था, और राजा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में यहाँ उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। सबसे पहली उत्तरदायी सरकार अपने शाहपुरा में गठित की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये राजा हरिश्चंद्र यू नहीं है, और राजा हरिश्चंद्र अलग है, वो सत्यवादी वालों कौन है। बाद में पता चला कि छोरे कह रहे हैं कि सर राजा हरिश्चंद्र इस समय कैसे है, वो तो उस समय था। अरे हरिश्चंद्र घड़ा है रे, गौरव जी सर थे पढ़ो, गौरव जी सर एक थोड़ी है, दुनिया में और भी घड़े ही है। तो गौरव सिंह घड़ेराव को तुम हाँ हो सके कि एक ही है, बाकी यूं तो घड़े ही है। तो मतलब सारी जो है विमला कमला ममला जितनी जो है होती है, किसी के पत्नी का नाम विमला है तो विमला नाम की सारी उसकी पत्नियां थोड़ी होगी, तो ये थोड़े अलग अलग होते हैं, है ना। ऐसे कमेंट काला ही मत कर दो, बस पढ़ाई करनी है, काला ही नहीं करनी। ठीक है, तो ये है आपके ध्यान रख लेना। चलो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। भरतपुर की स्थापना रेवाड़ी में, अपने इसमें मेन जो याद रखना है वो गोपीलाल यादव याद रखना है। किशनलाल आ जाए तो संस्थापक ध्यान रख लेना। जुगल किशोर चतुर्वेदी नेहरू कहा जाता है। करौली के अंदर त्रिलोक चंद माथुर है और कुंवर मदन सिंह का संबंध। कोटा के अंदर नैनूराम मोतीलाल नाथूराम, और इन्होंने चलाया बेगार विरोधी आंदोलन। याद करने का तरीका ये होता है, कीवर्ड ध्यान रखे जाते हैं, वापस याद जब करते हैं तब। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, इनका अखबार समाचार। महिला प्रजामंडल विजयाबेन भावासर, ठीक है, मणिशंकर और धूलजी भाई भावासर इनके सहयोगी। डूंगरपुर के अंदर रास्तापाल हत्याकांड 19 जून को गोलीकांड हुआ, 21 जून को कालीबाई की मृत्यु हो गई। जैसलमेर की स्थापना जोधपुर में हुई, राजस्थान के अंदर लेकिन खुद की रियासत से बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल मीठालाल व्यास द्वारा स्थापना। झालावाड़ के अंदर मांगीलाल भव्य, राजा हरिश्चंद्र द्वारा उत्तरदायी सरकार। ये होता है याद करने का तरीका, इसको डेवलप करो। एक बार याद कर लिया, उसके बाद में ये चिंतन मनन वगैरह ये जैसे जैसे आप करते हो तब ये स्किल्स डेवलप होगी, और ये स्किल्स डेवलप होती है तो समझ लो कि आप और लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हो। तो अपनी जो है आज की क्लास साथियों इतनी रहेगी, और आज प्रजामंडल अपन ने पूरा कर दिया है। कल से एकीकरण पूरा करेंगे और शुरू करेंगे, और लो है इसी सप्ताह के अंदर एकीकरण अपन पूरा भी कर लेंगे व्यवस्थित तरीके से। ज्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। जहां जहां से प्रश्न बनते हैं, जिस तरीके से बनते हैं, पूरी ट्रिक्स कैसे काम में आती है, और एकीकरण के अंदर बहुत सारी ट्रिक्स लगती है, लेकिन वो मतलब आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए मिटा ही देगी। इसलिए निश्चिंत रहो, एकीकरण बहुत बढ़िया आपके तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।